नमस्कार, प्रणाम। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी घराना के इस पॉडकास्ट पर। बहुत समय हो गया मुझे यहाँ आए, बहुत समय के बाद आ रहा हूं और इन दिनों जैसे गौरव भाई ने हमारे इस प्रयास को कंधा लगाया है, जैसे इसे बचा कर और उठा कर रखा है, मैं बहुत आभारी हूं उनका। तो आज हम बात करेंगे एक कहानी के ऊपर, जो कहानी अपने आप में बहुत बेढंगी है, बहुत विचित्र है, थोड़ी अजीब है, पर कालजयी है, बहुत अमर कहानी है। 1930s या 40s के टाइम पे लिखी गई थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक और जोर से अपनी सच्चाई का बयान देती है। समाज का आईना है, मैं कहना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद की एक कहानी कफन की। इस कहानी में आपको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा, आपकी धारणाओं और मान्यताओं के ठीक विपरीत दिखेगा। आपको जीवन, मृत्यु, भूख, लालच, नीचता, इन सब का एक अजब गजब समायोजन देखने को मिलेगा। इसमें प्रेमचंद की हास्य करने की कला, और वो भी सिर्फ हास्य नहीं, एक स्याह हास्य, एक गहरा हास्य, जिसको हम अंग्रेजी में आजकल डार्क ह्यूमर कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी कई जगहों पे। आपको जीवन में मृत्यु का होना, मृत्यु के पश्चात जीवन को पा लेना, भूख, और भूख भी समान नहीं, एक 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 अलग तरह की भूख, कुछ खाने से ज्यादा, भोजन से अधिक की भूख, और चरित्र में नीचता, कटुता, नफरत, घृणा, पता नहीं, तमाम चीजें आपको इसमें सुनने को, समझने को मिलेंगी। जब तक ये कहानी पूरी होगी आपको एक बहुत कुछ मिल जाएगा। आप अमीर हो जाएंगे, एक तरह से वैचारिक दृष्टि से आप अमीर हो जाएंगे। अच्छा, इसके पहले कि मैं कहानी पढ़ना शुरू करूं, इस कहानी में या फिर हर कहानी में प्रेमचंद के, या फिर एक लोक कहावत है कि प्रेमचंद की कहानियों में उनकी गरीबी, उनकी फटेहाल स्थिति का एक नज़ारा देखने को मिलता है। वो लिखते हैं ऐसा कि उनके, ऐसा अगर कोई सोचे बैठ के तो उसे लगेगा कि मालूम पड़ेगा कि प्रेमचंद की जो पृष्ठभूमि रही होगी, जो उनका जीवन रहा होगा, वो काफ़ी गरीब किस्म का रहा होगा। बहुत हैंड टू माउथ रहे होंगे, या बहुत खाने के लाले पड़े होंगे, फाके मिले होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा। पर हाल ही में मैं एक किताब पढ़ रहा था, मुझे लगता है मैं अगली बार इस किताब पर चर्चा करूँगा। आग और पानी, व्योमेश शुक्ल की किताब है। बनारस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया गद्य लिखा हुआ है। उसमें वो लिखते हैं कि प्रेमचंद की जो ये गरीबी है ना, ये एक लोकापवाद है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेमचंद एक बहुत बढ़िया मध्य वर्गीय परिवार से आते थे, और ऐसी कोई फटेहाली या ऐसे कोई फाके नहीं थे उनके यहाँ। मतलब कुछ अमाउंट उन्होंने लिखा हुआ है जो कि मैं भूल गया, याद नहीं कर पा रहा हूँ, कि इतने रुपए शायद उन्होंने या उनके बेटे ने किसी को दे दी है, जिसको अगर इक्वेट करेंगे हम आज के हिसाब से तो शायद वो 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो वो एक बात है कि ये लोकापवाद है, झूठ है, मिथ्या है कह लें। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कफन। एक झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे, और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर करूं भी क्या। यहाँ माधव पुत्र के किरदार में है और घीसू पिता के किरदार में है, और बुधिया माधव की पत्नी है, यानी घीसू की बहू। तो माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख कर करूंगा भी क्या। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई।
तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधा घंटे काम करता तो 4 घंटे चीलम पीता। इसलिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं देता। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। ये वक्तव्य आज के लिए भी सही है। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। मतलब इन्हें कोई काम देता भी तो मजबूरी में देता। जब कोई चारा ना बचता तो घीसू और माधव बुलाए जाते। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए, संयम और नियम के लिए बिल्कुल जरूरत ना होती। क्या बात है। अब ये ह्यूमर देखिए आप प्रेमचंद का। अगर वो दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए, संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जीते जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों में मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव की सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्ह पर चल रहा था। अब ये भी ह्यूमर है कि घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से, ये कोई आकाश वृत्ति है नहीं, अब ये तो महानता का जो एक चित्रण किया है इन्होंने कि घीसू आकाश वृत्ति, आकाश जैसा महान। तो घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। घीसू की स्त्री यानी माधव की माँ। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भी भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे। यहाँ स्त्री शक्ति के ऊपर प्रेमचंद का एक पॉजिटिव वो माइंडसेट दिख रहा है कि स्त्री जहां भी रहती है वो ऑर्डर ले आती है, वो सिस्टमैटिक कर देती है चीजों को, वो बहुत सुंदरीकरण कर देती है। जब से वह आई यह दोनों और भी आलसी हो गए और आराम तलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में बैठे थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, ये माधव कहता है। माधव को भय था कि अब आप विडंबना कह सकते हैं इसे या क्या कहें, मैं शब्दों में नहीं बयान कर पाऊंगा। मृत्यु किसी की हो रही है, कोई जीवन जिसका किसी का समाप्त हो रहा है, कोई प्रसव पीड़ा से वेदना से तड़प रहा है, और इन बाप बेटों की किस चीज की सुध है, किस चीज की चिंता है, वो आप देखें और समझें। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहां हूं ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो ना होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी।
ये घीसू कहते हैं। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। अरे सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे वही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया। अब देखिए ये गौरव की बात है। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत, ये बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रासंगिक है। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। मैं एक बार दोहराता हूं, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पार सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी हो सकती है, ये पैराग्राफ हो नहीं सकती है। एक तरफ किसान हैं जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, और उनकी हालत भी उतनी ही खराब है जितनी उनकी जो कुछ नहीं कर रहे हैं, कामचोर हैं, आलसी हैं, नीच हैं, चोरी करके मांग के भीख मांग के जीते हैं, खाते हैं। उनकी बराबरी यहां कर रहे हैं प्रेमचंद दरअसल बराबरी नहीं कर रहे हैं, समाज की व्यवस्था को दिखा रहे हैं कि मेहनत करना और कामचोर होना इस समाज में लगभग दोनों ही बराबर है, दोनों ही को बराबर की जीवन शैली मिलती है। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा होने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान था, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थीं, सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी तक ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल ही देते थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ ना जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था ठाकुर का। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखेंगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च करने में किफायत सूझती है। तुमने 20 पूरियां खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी।
मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने ना खाई होंगी। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। अच्छा पका था, अच्छा पका था, मुझे लगता है ये घीसू कहना चाहता है कि अच्छा पहलवान था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो गए, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेडुलिया मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराव हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। मैंने पढ़ा था कि मुदा का मतलब उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुदा लेकिन को कहते हैं, परंतु। तो हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो हो सका सब किया, लेकिन हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें, चल दूर हो यहां से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कूड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी मिल गई। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने गए। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है क्या माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा ना मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ चल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। यहां मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस बात पे कि ये एक तरफ तो कुतर्क है, ज्यादा कुतर्क ही है कि कफन की जरूरत क्यों है। कफन तो शरीर के साथ चल ही जाता है, ठीक बात है। एक तरफ ये तर्क भी है, मतलब अगर आप रीजनिंग लगा के देखेंगे, लॉजिक लगा के देखेंगे तो बहुत लोग, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि मरने के पश्चात, मरणोपरांत, ये जो जितनी भी रिवाजें हैं कि मृत शरीर को, पार्थिव शरीर को आप नहलाएं और उसको नया कपड़ा या फिर उस पर कफन नया डालें और उसको लेकर जाएं। तो सवाल है कि जब आपको जलाना है 1 घंटे बाद या 2 मिनट बाद या 4 मिनट बाद,
तो नहलाने का पॉइंट क्या है, ये मैंने कुछ लोगों को कहते हुए, तर्क करते हुए सुना है। तो फिर ये बात भी एक तरह से तर्क है कि कफन की जरूरत क्या है, जिस कपड़े में बंदा मरा है उस कपड़े में जला दो ले जाके, कफन क्यों पहनाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुछ लोग कहते हैं। तो ये एक तरफ तो तर्क भी है और दूसरी तरफ को तर्क भी है। खैर, माधव और घीसू के मुंह से तो पक्का को तर्क है। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेता हूं। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर, तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। मुझे बहुत हंसी आई थी जब मैंने पढ़ा था कि तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से मधुशाला के सामने जा पहुंचे। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है कि नहीं मिलता है। बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले ही नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इन अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े ही पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। अगेन प्रेमचंद का बहुत तगड़ा हास्य है। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना, हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले वाले सवाल का उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर उस आनंद में बाधा न डालना चाहता था जो वहां वह हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे। कहेंगे क्या, सिर पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तो मुझे ऐसा गधा समझता है, 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डिंग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपनी दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बधाएं यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं।
और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। ये आसपास के लोगों की सोच है कि दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी की पूरी बोतल बीच में रखी है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और दोनों के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव हुआ। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी वह। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। ये भी एक बहुत फिलोसॉफिकल लाइन है। बहुत अच्छी बात है कि अस्थिरता नशे की खासियत है। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनव भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। ये थी प्रेमचंद की कहानी कफन। इस कहानी में बहुत कुछ है। हास्य भी है, आश्चर्य भी है, विडंबना भी है, दुख भी है। मुझे संशय है ये कहने में कि प्रेम भी है, पर क्या पता हो, मुझे ना दिख रहा हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।